बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हेल्थ टॉक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुख्तार अहमद। और जैसे कि रेगुलर बेसिस पे हर हफ्ते हम किसी न किसी एक बीमारी को लेकर डिस्कस कर रहे होते हैं। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो कि हम डिस्कस करने में कोताहियां भी नहीं करते, और बल्कि उस बीमारी के लिए हम कैजुअली अल्फाजों का इस्तेमाल भी कर लेते हैं। अक्सर बीमारियाँ ऐसी भी हमें नज़र आती हैं जो काफ़ी पोशीदा होती हैं, और अक्सर बेशतर बड़े और बूढ़ों का ही कहना होता है कि इन बीमारियों का नाम भी नहीं लेना चाहिए। लेकिन डिस्कशन करने का मकसद ये है आज इस बीमारी के हवाले से लोगों तक अवेयरनेस पहुँचाई जाए कि किस तरीके से इस बीमारी से छुटकारा पाया जा सकता है, किस तरीके से हम एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर सकते हैं, और कौन सी ऐसी वजूहात है जिसकी वजह से इस तरह की बीमारियां हो जाती हैं, कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, हमें कितनी एहतियात करनी होगी खाने पीने में, अपनी रूटीन में। आज इस पर बात होगी। प्रोग्राम में आज का जो टॉपिक है वो पाइल्स के हवाले से है। बहुत सारे लोग शायद इस बीमारी का नाम उर्दू में जानते हैं, तो कुछ लोग इसे बवासीर भी कहते हैं। इसी तरीके से एक और फिस्टूला बीमारी होती है, उसके हवाले से बात होगी। लेकिन हमारे साथ आज डॉक्टर भी मौजूद हैं, माहिर भी हैं, सर्जन भी हैं। उनसे पहले उनका इंट्रैक्शन भी लेंगे। डॉक्टर किरण याकूब इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सबसे पहले वेलकम करेंगे डॉक्टर किरण याकूब को। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम मैम, सबसे पहले तो अपना इंट्रोडक्शन आप दीजिएगा, क्योंकि ज़ाहिर सर्जन भी हैं आप और खास करके इस बीमारी पे काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच मुख्तार फॉर इनवाइटिंग मी टू द शो। मेरा नाम डॉक्टर किरण याकूब है, ठीक है। मेरी सिविल की ट्रेनिंग है। रिसेंटली मैं ज़ुबैदा में, मिड सिटी में और शमसी हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रही हूँ, और फैमिली केयर क्लिनिक है गुलशन जमाल में, वहाँ वो एक हमारा पर्सनल सेंटर है, वहाँ पे प्रैक्टिस कर रही हूँ सिंस 2016। आज जो हमारा टॉपिक है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। ऐसा टॉपिक है जिस पे पेशेंट यूजुअली जो है बात करते हुए हेजिटेट करते हैं। Exactly. इस टॉपिक को सिलेक्ट करने का भी रीज़न यही है, क्योंकि जब भी हमारे पास पेशेंट आता है ना, उसकी एक लॉन्ग हिस्ट्री होती है। लाइक कई सालों से वो लेकर ब्लड आ रहा होता है स्टूल में, ब्लीडिंग पीआर जिसको कहते हैं, उसके साथ वो प्रेजेंट करता है, या उसको पेन होती है एनल एरिया में। लेकिन ये ऐसा एरिया है जहाँ पे कोई भी पेशेंट हेजिटेट होता है, बात ही नहीं करना चाहता है इसके ऊपर, ठीक है। तो आज हम सबसे पहले एक तो हेमराइड्स जिसको पाइल्स कहते हैं या बवासीर कहते हैं उसको डिस्कस करेंगे। सेकंड इज़ फिशर इन एनो जिसमें पेशेंट को पेन होता है, वो डिस्कस करेंगे। देन हम डिस्कस करेंगे फिस्ट्यूला, और थोड़ा बहुत हम कैंसर के बारे में ज़रूर बात करेंगे। दैट्स ग्रेट। मतलब आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा होने वाला है। और आज के प्रोग्राम के अंदर जब डॉक्टर किरण याकूब मौजूद है, अगर आपका भी कोई सवाल हो तो आप ज़रूर कर सकते हैं। और वो तमाम मर्द हजरात, ख़वातीन और बच्चे जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, कोशिश करें कि मर्द हजरात और ख़वातीन जो है वो तो देखें, बच्चे देखना चाहें बिल्कुल, क्योंकि उसके अंदर एक मसला ये भी आता है कि बच्चों को भी एजुकेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई है। और ये बीमारी अब हम देख रहे हैं कि सिर्फ बड़ों में नहीं बल्कि बच्चों तक जो है वो जा चुकी है। डॉक्टर साहब, क्या रीज़न होता है खास करके अगर पाइल्स की सबसे पहले हम बात करें तो पाइल्स की उमूमी जो कहते हैं ना कि अलामात क्या हैं? अच्छा, देखिए पाइल्स होता क्या, पहले तो हमें ये जानने की ज़रूरत है, ठीक है। होता क्या, जो हमारा एनल एरिया, एनोरेक्टल डिसऑर्डर्स में हमारा पाइल्स कैटेगराइज करते हैं इसको। होता क्या, जो एनल एरिया में जो हमारी वेन्स होती हैं या रगें होती हैं, जब वो फूल जाती हैं, उसके रीजंस होते हैं, वो मैं बात करूँगी इस पर। जब वो फूलना स्टार्ट हो जाती हैं तो मरीज़ जब भी कॉन्स्टिपेशन उसको होती है, जब वो स्टूल पास करता है, हार्ड स्टूल आएगा, पेशेंट को ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। इसको बोलते हैं पाइल्स या फिर हेमराइड्स, ठीक है। इसके रीजंस क्या होते हैं? इसके बहुत सारे रीज़न हैं मुख्तार। अगर हम बात करें, इसमें कॉन्स्टिपेशन वन ऑफ द रीज़न है। कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है? हमारा लाइफस्टाइल अगर ऐसा हो गया, देखें जंक फूड कितने ज़्यादा यूज़ करना शुरू हो गए हैं। जैसा आपने कहा कि हम बच्चों को कहेंगे, लाइक वो भी इस प्रोग्राम को देखें, बच्चों के अंदर जंक फूड, फिजी ड्रिंक्स इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं कि अब हमारे पास प्यूबर्टी, लाइक 12 ईयर कुछ भी नहीं होता। 12 ईयर का बच्चा आ रहा है, 8 ईयर का बच्चा आ रहा है, ब्लड के साथ के स्टूल में ब्लड आ रहा है या फिशर के साथ आ रहे हैं, ठीक है। एक रीज़न है जब पेशेंट की डाइट में फाइबर्स लो हों। सेकेंडली, अगर फीमेल को प्रेगनेंसी हो, ठीक है, ओबेसिटी इज़ वन ऑफ द रीज़न, या फिर सिरोसिस, हेपेटाइटिस बी और सी के जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर, या लॉन्ग स्टैंडिंग, आप काफ़ी देर तक वॉशरूम यूज़ कर रहे हो और कमोड यूज़ कर रहे हो, जब आपका प्रेशर बढ़ जाता है, जब आप नीचे बैठ रहे हो, तो इसके दौरान क्या होता है कि आपका प्रेशर बढ़ता है, ठीक है, वेन्स प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाती हैं, फूलना स्टार्ट हो जाती हैं। अगर हम पाइल्स को देखें तो इसके 2 तरह के पाइल्स होते हैं, कैटेगरीज इसकी होती हैं। पहले तो अगर किसी पेशेंट को ब्लड आ रहा होता है ना स्टूल में, सिर्फ ब्लड अगर आ रहा है और उसमें पेन नहीं है, तो ये होता है कि पाइल्स। फिशर क्या होता है कि पेशेंट को ब्लड आ रहा है विद पेन, तो ये 2 डिफरेंट चीज़ें। कभी भी पाइल्स वाला पेशेंट पेन के साथ नहीं आता। लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं, पाइल्स को वो फिशर कहते हैं और फिशर को वो पाइल कहते हैं। तो दीज आर 2 डिफरेंट थिंग, ठीक है, ओके। सही। अच्छा, ये जो ब्लडिंग की आप बात करें कि अगर ब्लड आ रहा है तो ये आप कह रही हैं पाइल्स नहीं होगा? नो, जब ब्लड आ रहा है, देखिए ब्लड दोनों में आएगा, ठीक है, आपको पाइल्स में भी आएगा, आपको फिशर में भी आएगा। ठीक है।
पाइल्स हेमोराइड्स में या बवासीर में आपको दर्द नहीं होगा, और फिशर में आपको बहुत शार्प पेन होगा। शार्प पेन, यस, दीज आर दी टू डिफरेंसेस जो पेशेंट को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेशेंट कभी भी अब खुद से वो डिसाइड करते हैं कि ओके मुझे ये डिजीज़ है, गूगल करेंगे ओके इसकी ये है, मैं वो ये इसमें हम जरूर सेल्फ मेडिकेशन पे बात करेंगे इसके ऊपर। बिल्कुल जी, एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बताई जा रही है कि दोनों में फ़र्क कितना है। यहाँ पे खाने पीने का जो बात की जा रही है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं अपने हर प्रोग्राम में ज़रूर प्रोसेस फूड की बात कर रहा होता हूँ कि हमारे यहाँ बड़ा एक कहते हैं कि ना कि सहूलतें और आसानियाँ पैदा कर दी गई हैं कि जी आप सारी घरों में देख रहे हैं, मुख्तलिफ जगह पे देखते हैं कि वर्किंग वुमेन्स हैं तो वो एक ईजी टू कैरी, ईजी टू रेडी टू कुक जो है वो फूड भी मंगा लिया जा रहा होता है। बाहर का खाना पीना और उसके साथ साथ जो डब्बे वाली पैकिंग की चीज़ें हैं, तो बाहर के खाने पीने में तो डेफिनेटली वैसे भी हम देखते हैं कि वो एहतियात या वो घर की तरह का बना हुआ नहीं होता, लेकिन अगर हम बात करें डब्बे वाली पैकिंग की तो डब्बे में सारी आजकल दूध भी दस्तियाब है, हर तरह की चीज़ जो है वो डब्बे में दस्तियाब है, जिसमें बाकायदा तौर पर एक डेट लिखी हुई होती है। इट मीन्स कि वो उसके बाद एक्सपायर हो जाएगा, तो क्या वो हमारी सेहत के लिए ख़ास है? एग्जैक्टली देखिए, किसी भी चीज़ की जो अगर हम मेडिकेशंस की बात करें या प्रोसेस्ड फूड की बात करें, जो उन्होंने डेट्स लिखी हुई हैं उसके बाद तो आपको फूड वो यूज़ करना ही नहीं, ठीक है। और अगर आप प्रोसेस्ड, जैसे आपने कहा प्रोसेस्ड फूड यूज़ कर रहे हैं वर्किंग फीमेल्स, ठीक है, देखिए उनकी तो मजबूरी है, दे हैव टू यूज़ सम ये सारे फूड्स वगैरह, बट इसके साथ आप क्या करेंगे, आप अपने बच्चे को या हस्बैंड को, फैमिली में सबको साथ सैलड की आदत डालें। देखिए आप जब तक सैलड नहीं यूज़ करेंगे आपको फाइबर्स नहीं मिलेंगे। अगर आप फ्रूट्स यूज़ कर रहे हैं उसको उसके पील के साथ यूज़ करें, उसको उसके छिलके के साथ यूज़ करें, ताकि रफेज मिले, आपको रॉ फूड मिले, उससे आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी। और एक प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ पानी बहुत कम पिया जाता है, ठीक है, पानी का इंटेक अच्छा रखें। जैसे गर्मी होती है उसके दौरान वैसे डिहाइड्रेशन हो जाती है, तो आप जितना अच्छा वाटर इंटेक लेंगे, जितनी अपनी डाइट के अंदर आप रफेज या फाइबर्स यूज़ करेंगे, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी। हमारे यहाँ पेशेंट को क्या होता है कि कॉन्स्टिपेशन होगी, मल्टीपल मेडिसिन आपको मिलेंगी स्टोर्स पर, वो ओवर द काउंटर मेडिकेशंस अवेलेबल हैं, वो जाते हैं सिरप ले लेते हैं, टैबलेट्स ले लेते हैं, जितने भी लेग्जेटिव्स हैं इसकी डिपेंडेंसी होती है, पेशेंट को आदत हो जाती है कि जब तक आप वो ड्रॉप्स नहीं लोगे, जब तक आप वो टैबलेट्स नहीं लोगे, आपको स्टूल नहीं आएगा। तो आप अपनी डाइट को नेचुरल, जो भी ट्रीटमेंट है, यू हैव टू गो टुवर्ड नेचुरल लाइफस्टाइल। आप अपनी डाइट में इन चीज़ों को शामिल करें, इस बगोल लेना स्टार्ट करें, ठीक है, इस बगोल सबसे बेस्ट है, उसको वार्म वाटर में डालें। देखिए लोग क्या करते हैं, इस बगोल के दो फायदे होते हैं। अगर आप इसको वार्म वाटर में लेंगे तो आपको स्टूल मोशंस की फॉर्म में आएगा, कोल्ड में लेंगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। तो आप इसको, अगर मोशंस हैं तो उसको कोल्ड में लें, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो रही है तो इसको वार्म में लें। तो इस तरीके से आप कॉन्स्टिपेशन से बच सकते हैं। बेहतरीन, बिल्कुल जी, कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए ज़रूरी इस बगोल का इस्तेमाल ज़रूर करें। अच्छा, ये तो वो सारी चीज़ें हैं जो कि एक तरीके से डॉक्टर साहब आपको एक घरेलू टोटके स्टाइल में बता रही हैं, लेकिन ज़ाहिर ये ट्रीटमेंट अपनी जगह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर साहब ये भी देख रहे होते हैं हम लोग कि लोग अपने आप से डॉक्टर बने हुए हैं, बस PhD नहीं लगाते अपने नाम के आगे, लेकिन वो गूगल वाली PhD की हुई उन्होंने। तो वो क्या करते हैं, अगर उनको किसी किस्म की कोई अलामात हो रही हैं तो वो अपनी पेशेंट की हिस्ट्री कितनी इंपॉर्टेंट होती है, इस बात का मकसद ये है कि पेशेंट अगर या तो पहली बार वो बीमार हो रहा है या उसकी एज कितना मैटर करती है बीमारी के लिए, क्योंकि इस चीज़ की तो कोई भी रिसर्च नहीं करता, लेकिन वो डायरेक्ट से इलाज देख लेते हैं कि जी इसके लिए सबसे अच्छी टैबलेट कौन सी है। इसके ऊपर भी बात बिल्कुल, आपने बिल्कुल ये जो अब बातें करें, बिल्कुल क्लिनिक में ऐसा ही होता है। जो पेशेंट आता है हमारे पास वो ऑलरेडी गूगल करके या फिर मेरी पुप्पो ने, हाला ने और सब ने सब कुछ बोला है, वो आधी से ज़्यादा ट्रीटमेंट लेकर आए होते हैं, और वो ट्रीटमेंट जो ले रहे होते हैं ना वो अपने माइंड से ले रहे होते हैं। सही। अच्छा, जब भी किसी भी पेशेंट को ब्लड आ रहा है, किसी को बच्चे को आ रहा है, किसी फीमेल को आ रहा है, मेल को आ रहा है, ब्लड आ रहा है, पेन है, नहीं पेन, वट एवर इट इज़, आप जो भी करीबी डॉक्टर है उसके पास जाइए, उसको एग्जामिन करवाएं। प्रेफरेबली इसको, ये जनरल सर्जरी की कैटेगरी में आता है, एक जनरल सर्जन के पास जाएं। पेशेंट जब हमारे पास आता है, इसमें हमें कोई टेस्ट नहीं करवाना होता, वी जस्ट एग्जामिन द पेशेंट। हम फिंगर के साथ जो एनल एरिया है उसको, वर्टेक्स को पार्ट करते हैं और देखते हैं ये क्या है, और हमारे पास एक स्कोप होता है, ठीक है, वो उधर ही हम उसके अंदर इंसर्ट करके देख लेते हैं कि पाइल्स है या क्या है। फिशर में क्या होता है कि जो पॉटी वाली जगह है वहाँ पे कट लगा होता है, जिसकी वजह से पेन हो रहा होता है और ब्लड आ रहा होता है। और पाइल्स में क्या होता है, जब हम स्कोप इंसर्ट करते हैं तो हमें वहाँ पे रगें फूली हुई दिखती हैं। पाइल्स दो तरह का होता है, ठीक है, एक होता है एक्सटर्नल और एक होता है इंटरनल, ठीक है। अब इंटरनल की भी कैटेगरीज होती हैं, उसके ग्रेड्स होते हैं,
ठीक है, जैसे आपने कहा ना ट्रीटमेंट है, तो इसके ग्रेड्स के लिहाज से ट्रीटमेंट वेरी करता है। इसमें 4 ग्रेड्स इसके होते हैं। ग्रेड 1 के अंदर क्या होता है, जब पेशेंट को ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है रगें फूलने की वजह से। 2 के अंदर क्या होता है, रग फूल जाती है, सम टाइम वो बाहर आ जाती है और वो खुद चली जाती है। और 3 के अंदर क्या होता है कि रग बाहर आती है, कोई भी पेशेंट उसको फिंगर के साथ अंदर इंसर्ट करता है दोबारा, वो फिर अंदर चली जाती है। 4 के अंदर क्या होता है, वो रग फूल जाती है और कभी अंदर नहीं जाती, वो बाहर ही रहती है। तो जब भी आप जाएं, आप सर्जन के पास जाइए, एटलीस्ट मुआयना करवाएं कि आपको है क्या, फिशर है, फिशर नहीं है तो पाइल्स है, पाइल्स है तो इसके ग्रेड्स क्या हैं, क्योंकि हर ग्रेड की ट्रीटमेंट डिफरेंट है। अच्छा, रक्त फूलने की अगर बात करें तो क्या उसकी सिर्फ वजूहात यही है कि वो प्रेशर की वजह से? एग्जैक्टली, जब भी आप एक चीज़ देखें, एनल एरिया हमारा बिल्कुल ऐसे होता है जैसे इट्स लाइक माउथ, ठीक है, दिस इज़ वन माउथ एंड द अदर वन इज़ द सेकंड माउथ, इट इज़ क्लोज। जब भी आपको हार्ड स्टूल आ रहा है, कॉन्स्टिपेशन, एक चीज़ क्लोज है और आप उसको पुश कर रहे हो, जोर लगा रहे हो, तो क्या होगा, उसके अंदर वाली वेन्स फूलना शुरू हो जाएंगे। एग्जैक्टली, तो दिस इज द रीजन। अच्छा, एक और जो बात आप बता रही थी जिसके अंदर हम कह रहे थे कि टॉयलेट के इस्तेमाल का भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो रोल है। जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि जी ज़ाहिर के अमेरिकन बाथरूम आ गए हैं तो लोग उसका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, तो उससे भी पोजीशन से फ़र्क पड़ता है? देखिए, जो अमेरिकन टॉयलेट्स की बात कर रहे हैं ना, कमोड अगर यूज़ करें, WC में अगर आप बैठे हुए हैं उस पोजीशन में, हेमोराइड्स, कुछ रिसर्चेस हैं वो कहती हैं कि इस पोजीशन में अगर आप जब स्वेटिंग पोजीशन में बैठे हुए हैं और काफ़ी देर तक बैठे हुए हैं तो प्रेशर डेफिनेटली नीचे वाले एरिया में बढ़ जाता है, उसके साथ भी पाइल्स हो जाता है। ठीक है, कमोड समवट सेफर है, लेकिन इसमें स्टूल करते हुए ऑफ कोर्स जो रेक्टल पोजीशन है वो डिफरेंट हो जाती है, तो हर चीज़ को हम सेफ नहीं कहेंगे। अब काफ़ी देर तक होता ही है। ये तो समझ आ रही पोजीशंस इस तरीके से होती हैं, लेकिन इसके लिए हेल्दी डाइट के साथ साथ एक्सरसाइज कितनी ज़्यादा ज़रूरी है? एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, एक्सरसाइज तो किसी तरह हम उसको डिनाई नहीं कर सकते। डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, सिर्फ पाइल्स ही नहीं, ओबेसिटी, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे आप ओबीज हो जाएंगे। आप ओबीज होंगे तो आपको डायबिटीज़ होगा, हाइपरटेंशन होगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, पाइल्स होगा, हर बीमारी होगी आपको। तो ओबेसिटी ऑलमोस्ट हर डिजीज़ को प्रमोट करती है। जैसे कॉन्स्टिपेशन इज मदर ऑफ ऑल डिजीज, तो ओबेसिटी भी इसी तरह ही है। सही। अच्छा, प्रेगनेंसी की भी बात कर रहे थे कि प्रेगनेंसी में भी जो है वो पाइल्स हो जाता है, उसकी वजूहात क्या हो सकती है? देखिए, प्रेगनेंसी में क्या होता है, एक तो फीमेल्स ज़्यादातर बेड रेस्ट पर होती हैं, ठीक है, यूजुअली क्योंकि इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ गया ना, तो जब आप लेटे होते हैं ना कोई भी पेशेंट, या ओल्ड एज में जाके वॉकिंग कम है, बेड रेस्ट ज़्यादा कर रहे हैं, तो आपकी आंतों की हरकत कम होती है। जब आंतों की हरकत कम होती है तो वो कॉन्स्टिपेशन प्रमोट करता है। या फिर जब प्रेगनेंसी में क्या होता है कि फीमेल्स वाटर इनटेक भी कम कर रही होती हैं और बेबी के प्रेशर भी आंतों पे लग रहा होता है, इसके साथ भी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, तो इसके दौरान फीमेल्स को पाइल्स ज़्यादा होता है। अच्छा, यहाँ पे एक और हम देखते में तो है कि खवातीन इस बात को इस तरीके से देखें, लेकिन पहले हम ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, फिर एक और सवाल लेंगे पाइल्स के हवाले से। खवातीन का बड़ा इंपॉर्टेंट ही मसला जो कि डिस्कस हो रहा है, कहीं नहीं जाएगा। ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू द शो। और जैसे कि आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम बात करें पाइल्स के हवाले से और इसके साथ साथ फिस्टुला पे भी बात करेंगे, लेकिन पाइल्स का जो टॉपिक है वही इतना ज़्यादा हम गहरे तरीके से इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। और वो ख़वातीन जो कि घरों पे हैं, वो ख़वातीन जो कि ख़ास करके प्रेगनेंसी के मराहिल से गुजर रही हैं, या वो ख़वातीन जिनकी प्रेगनेंसी कंप्लीट होके जो है वो अब डिलीवर कर चुकी हैं, तो उनके लिए भी आज का प्रोग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मर्द हज़रात जो बहुत ज़्यादा 8-8 घंटे 9-9 घंटे एक कुर्सी पर बैठे रहते हैं, उनके लिए भी प्रोग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर साहब, आप ब्रेक में गए थे और हमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये चल रहा था कि खवातीन के हवाले से हम कह रहे थे बात, तो बड़ी अच्छी आपने एक रीज़न दिया कि प्रेगनेंसी के दौरान क्यों होता है, लेकिन हम देखते हैं कि खवातीन को ये वाली मिथ इस तरीके से नज़र आती है, वो कहती हैं कि हमें जो डॉक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा विटामिन की और मिनरल्स की जो है वो टैबलेट्स दे देते हैं, जिसकी वजह से हमें कब्ज़ हो जाता है। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अक्सर ये पेशेंट से सुनने को मिलता है कि मैंने कैल्शियम ले ली, मैं इस वजह से मुझे कॉन्स्टिपेशन हो गया, या फिर मैं आयरन नहीं लूँगी प्रेगनेंसी में क्योंकि मुझे कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। हालांकि आपको प्रेगनेंसी के दौरान यू हैव टू टेक सम मल्टीविटामिन्स, लाइक यू हैव टू टेक आयरन, यू हैव टू टेक कैल्शियम। वो नहीं लेंगे आपकी ग्रोथ कॉम्प्रोमाइज़ होगी, बेबी की ग्रोथ कॉम्प्रोमाइज़ होगी। रीज़न जैसे हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, होता है क्या, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ा हुआ, आपका बेबी का वेट भी है, ठीक है, इसके साथ वो पुश कर रहा होता है आपकी आंतों को, ठीक है, उसके साथ कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, आपकी एक्टिविटी कम हो गई। जब आपकी एक्टिविटी
एक्टिविटी कम हो गई, जब आपकी मोबिलिटी कम हो गई है तो वो नेचुरली प्रमोट करता है कि कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। जैसे आपने देखा ओल्ड एज वाले पेशेंट, लाइक आफ्टर 70-80 पेशेंट यूजुअली कहता है कि मेरा स्टूल नहीं पास हो रहा। दिस इज़ द रीज़न, जब आप वो चल नहीं रहे होते, जब हम वॉक करें, एक्सरसाइज करें, यही समझ लें, हमारी आंतों की हरकत फास्ट होती है। पोस्ट सर्जरी जब भी हम किसी पेशेंट की सर्जरी करते हैं, हम उनको कहते हैं यू हैव टू स्टार्ट 6 घंटे बाद चलना शुरू कर दें। जो मरीज जितनी जल्दी चलता है उसकी आंतें उतनी तेज़ी से हरकत में आती हैं, वो उतनी जल्दी रिकवर करता है। तो स्टार्ट वॉकिंग, हर रोज़ वॉक कीजिए, 30 मिनट ज़रूर वॉक करें, ठीक है। जो हमारी गाइडलाइंस हैं वो कहती हैं कि 1 वीक में एटलीस्ट आप 3 to 4 डेज तक 30 मिनट्स की वॉक करें। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सही, पानी का इस्तेमाल और आपने चलना ज़्यादा। अच्छा, प्रेगनेंसी के अंदर भी बहुत सारी खवातीन पुराने ज़माने के अगर देखें तो बड़ा वो कहती थी कि प्रेगनेंसी के दौरान आपने वॉक ज़रूर करनी है, घर के काम काज ज़रूर करें। जिस तरीके से आपने बताया कि लोग जो है वो आराम ज़्यादा कर रहे होते हैं, उसकी वजह से भी जो है वो लोअर एब्डोमिनल जो है उसकी वजह से भी प्रेशर का एक मसला बन जाता है। बिल्कुल, इसके साथ साथ अब ये बताइएगा कि हम ग्रेड्स के ऊपर आ जाएंगे कि कितने ग्रेड्स हैं, किस तरीके से ट्रीटमेंट हो सकती है, और अगर कोई पेशेंट है तो वो कैसे इंडिकेट करेगा इस चीज़ को कि उसको इस ग्रेड की बीमारी हुई। देखिए, एक तो मैंने जैसे आपको बताया कि ग्रेड्स हम डिसाइड करते हैं जब पेशेंट हमारे पास क्लिनिक में आता है, हम एग्जामिन करते हैं। वी हैव अ स्कोप जिसको प्रोक्टोस्कोप कहते हैं, ठीक है। जब उसको डालते हैं फिर हम देखते हैं कि ये ग्रेड 1 है, 2 है, 3 है या 4 है, जो भी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस कर ली। 1 में क्या होता है कि मेडिकल ट्रीटमेंट मौजूद है। मेडिकल ट्रीटमेंट में क्या है कि देयर आर सर्टेन टैबलेट्स, ठीक है, देयर आर सर्टेन मेडिकेशंस, जब आप वो लेते हो रगें श्रिंक हो जाती हैं, ठीक है। वो डेफ्लॉन के नाम से भी आती है। इसको कैसे लेना है बिल्कुल हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि मरीज़ खाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। इसलिए अगर आपको हो रहा है तो आप आएँ, पहले एग्जामिन करवाएं। देखिए, ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ज़ाहिर किसी भी, अब वही वाली बात है कि बहुत सारे लोग कहते हैं सर में दर्द हो रहा है तो आप ये गोली ले लें। मैं किसी गोली का किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन वही वाली बात है कि एग्जामिन करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हिस्ट्री के ऊपर बात करेंगे कि ट्रीटमेंट के लिए एक तो ट्रीटमेंट की हिस्ट्री और एक पेशेंट की अपनी हिस्ट्री, ये दोनों चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट है? देखिए, हिस्ट्री के बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता। कोई भी पेशेंट जब हमारे पास आता है हम डायरेक्ट उसको कभी एग्जामिन नहीं करते। हम उसको पूछते हैं आपको हो क्या रहा है, आपको दर्द है या दर्द नहीं है, ब्लड आ रहा है, फ्रेश आ रहा है, ब्लैक आ रहा है, कैसा आ रहा है, ये बहुत मैटर कर रहा होता है। ब्लैक ब्लड आता है तो दिस मीन आपके लोअर आंतों से नहीं आ रहा, लार्ज इंटेस्टाइन से नहीं आ रहा, इट्स कमिंग फ्रॉम अप, लाइक इसोफेगस स्टमक है, छोटी आंत मौजूद है, ठीक है, वहाँ से आ रहा है। वो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा अगर हम उस तरफ जाते हैं, ठीक है। हम रहते हैं फ्रेश ब्लड पे। अच्छा, फ्रेश ब्लड जब भी आ रहा होता है, आपने ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। फ्रेश ब्लड के रीज़न सिर्फ पाइल्स तक महदूद नहीं है, इसमें कैंसर को हम इग्नोर नहीं कर सकते। जब पेशेंट हमारे पास आता है, जब हम इसको एग्जामिन कर रहे हैं प्रोक्टो डाल के, या तो हमें वहाँ पे कोई ग्रोथ मिल सकती है। ग्रोथ क्या होती है? इट कैन बी ट्यूमर, जिसको रसोली कहते हैं, ठीक है। इसमें हमें पता चल जाता है कि ये क्या है, और फिर इसके बाद स्टेजेस होते हैं, लाइक वी डू बायोप्सी, इसके बाद डिसाइड करते हैं। तो ब्लीडिंग PR को इतना हल्का नहीं लें कभी भी, कि ये बवासीर के अलावा सरतान तक की भी एक निशानी होती है, और अगर ये आ रही है तो अर्ली उसकी निशानियों में से एक है, उसके अर्ली सिम्टम्स में से, ठीक है। अच्छा, दूसरा हमने कहा ग्रेड 1 की बात कर ली। फिर इसके बाद हमारे ग्रेड्स होते हैं 2, 3 and 4। 2 के अंदर हमारे पास ऑप्शन मौजूद होता है, हम बैंडिंग भी कर देते हैं। बैंडिंग क्या होता है? रबर बैंड्स लगा देते हैं उनके ऊपर, जो हमारे मस्से होते हैं, ठीक है, इससे वो मस्से श्रिंक हो जाते हैं। या स्क्लेरोथेरेपी एक ऑप्शन होता है, वो हम कर देते हैं। मरीज जाग रहा होता है और उसको इसी तरीके से प्रोक्टो करते हुए लेजर थेरेपी वगैरह कुछ इस तरह के ट्रीटमेंट भी आ जाती है। आई एम कमिंग टुवर्ड्स दैट साइड। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ जाता है 3, 4 एंड सम टाइम 2 भी जो है, ये आपका सर्जरी के साथ ही सेटल होता है, ठीक है। अब इसके जो सर्जिकल ऑप्शन है ना, बहुत सारे हैं, ठीक। ओपन सर्जरी होती है, ओपन हीमोराइडेक्टमी जिसको कहते हैं, ये ट्रेडिशनल प्रोसीजर है जो कि सालों साल से चलता हुआ आ रहा है, कामयाब था ये कामयाब में से। इसके अलावा आजकल जो है मिनिमली इन्वेजिव सर्जरीज भी आ गई हैं, ठीक है, जिसको एंडोस्कोपिकली करते हैं, इसमें स्टेपल के थ्रू सर्जरी की जाती। हाँ, अब रिसेंट एडवांसमेंट में से एक चीज़ आई है लेज़र, और जब भी हमारे पास पेशेंट आता है जिसको हम सर्जरी एडवाइस करते हैं, वो लेज़र के बारे में ज़रूर बात करता है, जिन्होंने स्पेशली गूगल किया होता है। दिस इज़ गुड थिंग, ठीक है, लेज़र का पूछना अच्छी बात है, जब भी पेशेंट आते हैं पूछते हैं। अच्छा, लेज़र के ऊपर बहुत ज़्यादा अभी जो है एक रीसेंट एडवांसमेंट है। जब भी कोई रीसेंट एडवांसमेंट आती है, जब तक उसके ऊपर 5
या 10 ईयर 15 ईयर तक का हमारे पास लिटरेचर नहीं होता, लाइक पेशेंट हमारे पास फॉलो पर नहीं जब तक आएगा, हमें पता नहीं होगा कि फेलियर रेट तो नहीं है इसका, तब तक हम उसको इतना ओपनली प्रैक्टिस नहीं करते। भी अगर हो तो हम इसको देख सकते हैं कि कितना परसेंटेज है। एग्जैक्टली, लेकिन हम अभी इसको इतना ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करें। अगर हम कराची की बात करें तो देयर आर फ्यू सेंटर्स हु आर ऑफरिंग लेज़र, बट ये अभी इतना ज़्यादा नहीं हुआ। वही बात है, इसमें फेलियर रेट के बारे में अभी कुछ कह नहीं सकते, तो यूजुअली सर्जन्स इसको अभी अवॉइड ही कर रहे हैं, क्योंकि जब तक फेलियर रेट नहीं बढ़ाना होता, हमें देखना होता है कि पेशेंट की लाइफ टाइम एवरीथिंग इज़ कॉम्प्रोमाइजिंग ना, जब भी उसकी सर्जरी हो रही है। तो लेज़र जो है फिलहाल हम हर पेशेंट को ऑफर नहीं कर रहे। एग्जैक्टली सही। और इसके साथ साथ ये भी मुझे बताइएगा कि खाने पीने में हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से अभी हम थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे खाने पीने की, एहतियात कितनी करनी है, और अच्छा बहुत सारे लोग गर्म पानी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है? देखिए, गर्म पानी आप कह रहे हैं जो स्वॉलो कर रहे हैं, बहुत सारे यू कैन टेक गर्म पानी, नॉर्मल टेम्परेचर का वाटर ले, लेकिन ना गर्म नहीं ना कोल्ड ले। देखिए, मॉडरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ में। जितना आप ऑप्टिमिस्टिक मॉडरेशन रखेंगे उतनी ज़िंदगी आसान है। अगर गर्म पानी की बात कर रहे हैं तो फिशर में पेशेंट को हम कहते हैं कि गर्म पानी में वो बैठे, अच्छा, ठीक है, उसको कहते हैं कि आप 3 to 4 डेज, जब फिशर होता है, कट लग जाता है, हम उसको कहते हैं कि टब में पानी डाले गर्म करके, ठीक है, उसमें 15 मिनट्स तक बैठे। उससे क्या होता है कि वहाँ सर्कुलेशन फास्ट हो जाती है, फिशर के अंदर जो कट लगा होता है हीलिंग फास्ट हो जाती है, ठीक है। हमें बेसिकली उस कट को हील करना होता है, और इसके लिए हम ऑइंटमेंट्स देते हैं जो कुछ सुन करती हैं, और इसके बाद कुछ ऐसी होती हैं जो कि सर्कुलेशन बढ़ाती हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि पेशेंट यूजुअली ठीक हो जाता है। कुछ को 2-3 वीक्स, 2 से लेके 4 वीक्स कहते हैं, कुछ को हम कहते हैं 5 to 6 वीक तक ट्रीटमेंट दिया जाता है। ये वेरी कर रहा होता है हर पेशेंट का जो फिशर होता है। और अगर हम फिशर की बात करें तो जब पेशेंट हमारे पास आता है, यूजुअली जब कट लगा होता है तो उसके साथ एक छोटा सा नोड्यूल बना होता है पेशेंट को, या वो अक्सर कहते हैं हमें एक चीज़ फील हो रही है, तो फिशर के साथ एक सेंटिनल टैग या स्किन टैग बना होता है। तो जिन पेशेंट को ये प्रॉब्लम है कि वो एक चीज़ फील हो रही होती है, कुछ पेशेंट परेशान हो जाते हैं, ओके ये कोई कैंसर तो नहीं है, कोई गदूद तो नहीं है, ठीक है, वरी होना अच्छी बात है, लेकिन ये सेंटिनल टैग होता है, फिशर की वजह से बनता है। सही। अच्छा, बिल्कुल। इसके साथ साथ एक और चीज़ हम देख रहे होते हैं कि खाने पीने की जिस तरह हमने बात की, अक्सर हम देखते हैं कि ख़वातीन हो गई या मर्द हज़रात हो गए, अपने आप को दुबला पतला रखना चाहते हैं, वो घूमते फिरते नहीं है, लेकिन वो गर्म पानी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आप गर्म पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके साथ साथ कभी कभी हम देखते हैं कि उनको प्रॉब्लम हो जाए, तो कभी मोशन लग जाते हैं, या कभी उसके बाद फिर वो ट्रीटमेंट के लिए अगर वो कहते हैं कि जी ये ख़त्म हो जाए, तो वो कॉन्स्टिपेशन का शिकार हो जाते हैं। तो ऐसे में अब क्या करना चाहिए? देखिए, गर्म पानी से, अच्छा कुछ लोग हैं ये सुनने को मिलता है गर्म पानी पीने से हम पतले हो रहेंगे। ये स्पेशली जो आप बात कर रहे हैं ना, मुझे याद पड़ रहा है शायद कोई पेशेंट ने ऐसे ही बात की थी जापानीज़ और चाइनीज़ के बारे में, वो तो गर्म पानी पीते हैं, वो तो पतले पतले। देखिए, अगर आप गर्म पानी पियेंगे एक तरफ और दूसरी तरफ आप जंक फूड खाएंगे तो बिल्कुल आप पतले नहीं होंगे, तो ये बिल्कुल कहीं फिट नहीं आता। मॉडरेशन रखिए, पानी नॉर्मल पीजिए, ठीक है। इसके साथ फाइबर्स लें, घर का बना हुआ। अच्छा, फाइबर में क्या क्या ऐसी चीज़ें जो घर के अंदर मौजूद होती है हम इस्तेमाल करें? देखिए, हर किसी के फ्रिज में ककम्बर्स तो ज़रूर पड़े होते हैं, खीरा ज़रूर खाएं, ठीक है, उससे हाइड्रेशन भी होगी, उससे आपको फाइबर भी मिलेंगे, ठीक है। एप्पल डेली ले लें, ठीक है, बिल्कुल कहते हैं ना एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, सही कहते हैं। उसको उसके पील के साथ लें, उसके छिलके के साथ लें, वो आपको अच्छा खासा रफिज दे देता है, उससे आपको प्रॉपरली जो बावल मूवमेंट से आपकी प्रॉपर होती है, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होती। आप एप्पल लीजिए, जितने भी सैलड्स हैं आप ले सकते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स लेना शुरू कर दें। जो हमारा रेड मीट है उसको अवॉइड करें। रेड मीट के साथ क्या होता है, जब भी पेशेंट रेड मीट ले रहा होता है उसको उसके साथ कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, क्योंकि उसमें फाइबर कम है। वाइट मीट ले सकते हैं, लेकिन वही बात है, जब आपको फिशर होता है या पाइल होता है तो हम यूजुअली कहते हैं कि यू हैव टू अवॉइड ऑल टाइप ऑफ मील्स, ये जो मीट्स हैं। लाइक मैं चिकन भी सम टाइम कह देती हूँ कि थोड़े दिन के लिए छोड़ दें, ताकि चिकन में तो हम यही देख रहे होते हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि ग़िज़ायत न्यूज़ की वजह ये कि इंजेक्टेड अब हर जगह देखें तो हमें एक छोटा सा वो अंडे के बराबर जो है चूज़ा है वो उसको मुर्गी बना दिया जाता है, तो वही बड़ा ज़्यादा ऐसा होता है कि वो ना ग़िज़ायत है, लेकिन उसके बावजूद वो फाइबर की फॉर्म में इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो असरअंदाज नहीं हो रहा होता। अच्छा जी, अभी ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ जुड़े रहें, दिख रहे हैं हमारा प्रोग्राम, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है और बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन आगे भी होने वाली है। तो ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, हमारे साथ जुड़े रहें।
वेलकम बैक टू द शो जिसका नाम है हेल्थ टॉक। और जनाब बात हो रही है आज पाइल्स के हवाले से। फिस्टुला पे भी हम बात करेंगे, लेकिन पाइल्स जिस तरीके से एक बीमारी है, कुछ लोग इसे बड़ा ख़तरनाक समझते हैं और समझना भी चाहिए। आगे चल के क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं और इससे बचने के लिए किस तरीके से एहतियाती तदाबीर पर अमल करना है, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर किरण याकूब। डॉक्टर साहब, ज़ाहिर हम देखते हैं कि 100% किसी भी चीज़ का अगर इलाज हो जाता है, जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि जिद्दत आ रही है ट्रीटमेंट्स के अंदर, लेज़र ट्रीटमेंट भी हो रही है, तो वो डेफिनेटली एक सक्सेसफुल रेट देखें तो कितना रेट है वो एक अलग डिबेट है। लेकिन इसके साथ साथ जब हम देखते हैं कि ओपन ऑपरेशन जो आपने बताया कि हो जाता है, 100% क्लियर हो जाती हैं सारी चीज़ें, उसके बाद पेशेंट फिर शिकायत कर रहा होता है कि हमें दोबारा से सारी चीज़ें हो गई। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, ज़्यादातर जो भी पेशेंट्स हमारे पास ग्रेड 3 और 4 के होते हैं, जिनको हम डिसाइड करते हैं कि आपको सर्जरी ऑफ़र कर रहे हैं, जिनकी सर्जरी की जाती है, अच्छा, उनका एक क्वेश्चन होता है और ये एक वैलिड क्वेश्चन है और ये एक अच्छा क्वेश्चन भी, कि हमारे फुफ्फो को, खाला को, बहन को या बहुत सारे रिलेटिव्स को उन्होंने कराया, उनको तो दोबारा हो गया, हम क्यों करवाएं सर्जरी, हम इसी तरह रहेंगे। ठीक है, अच्छा, इसके बारे में मैं यूजुअली उनको एक बात कहती हूँ, देखिए जो रगें फूलती हैं ना, वेन हमारा जो एनल एरिया है उसमें 3 तो बड़े कुशन्स हैं। एक हमारा 1 o'clock पे, जैसे एक हमारी क्लॉक है ना, उसका 1 o'clock हो गया, 7 o'clock हो गया, फिर 11 o'clock, यहाँ से मेन वेन्स गुजरी होती हैं। ठीक है, बड़े कुशन्स होते हैं, यूजुअली हमें बवासीर इन एरिया से होती है। ठीक है, अब ये बाकी तो हमने नहीं छेड़ा-छाड़ी की ना, 2 o'clock अपनी जगह पर है, 3 o'clock भी है, 5 o'clock की वेन अपनी जगह मौजूद है। जब बवासीर होती है सिर्फ उस रग को बांध के आते हैं, उसको कट किया जाता है, बाकी सब अपनी जगह पर हैं क्योंकि वो नॉर्मल है। ठीक है, होता ये पेशेंट की जब हो जाती है सर्जरी, उनका एक माइंडसेट होता है वो कि मैंने तो करवा ली सर्जरी, अब मैं करूँगा वही सब कुछ जो मुझे पहले कर रहा था। मैं जंक फूड भी लूँगा, मैं ड्रिंक्स भी लूँगा, पानी भी नहीं पीना, मैंने फाइबर्स भी नहीं लेने। पेशेंट को हम कहते हैं लाइफ स्टाइल में आप फाइबर हर रोज़ लो, जब तक आप हयात हैं तब तक फाइबर लीजिए, आपको नहीं होगा। वो पेशेंट को जिनको रिकरेंस होती है या फेलियर रेट होता है, जिनको दोबारा हो जाता है, उनको होता है जो कि अपना लाइफस्टाइल खराब कर लेते हैं। देखिए, ये नहीं बोल रहे आपको कि आप बाहर का नहीं खाएं। देखिए, बाहर का तो आजकल जिस तरह है हम डिनाई नहीं कर सकते, लाइक डिनर्स होते हैं, लंच पर जाना होता है, ठीक है, ऑफिस से यूजुअली कभी भूख लगी होती है, आप बाहर से जाके ले लेते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग भी खा लेते हैं। ठीक है, डॉक्टर्स कोई फरिश्ते नहीं होते। तो ये है कि आप बट अपने साथ फाइबर्स लीजिए, मॉर्निंग में उठे फाइबर्स ले लें या फिर फ्रूट्स लीजिए, वेजिटेबल्स लें, ताकि आप कम से कम इन डिजीज़ की तरफ जाएं। क्योंकि एक भी एनोरेक्टल की कोई डिजीज़ हो गई तो वो प्रमोट करती है सेकंड हो जाएगी, सेकंड है तो रिकरेंस हो जाएगी आपको। सही। अच्छा, अभी इसी में एक और सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है जो बहुत सारे लोग हमसे कह रहे होते हैं, अक्सर बेशतर जब हम खास करके एक्सरसाइज के बारे से बात करते हैं या जिम फिटेड लोग होते हैं, आजकल बड़ा हमने देखा ब्लैक वाटर आ गया है, खूबसूरत बना देता है इंसान को। अक्सर लोग कहते हैं कि जी वो डिटॉक्स वाटर आ गया है। जिस तरह से आपने कुकुम्बर की बात की कि बड़ा ज़बरदस्त है, आपको खाना चाहिए था कि आपके काम जो पानी की कमी वो पूरी हो, तो pH 7 ही होना ज़रूरी है, टैप वाटर इस्तेमाल कर सकते हैं, या हमें वो डिटॉक्सिनेशन देखनी पड़ेगी कि जी हमें दुबला होना है या हमें अच्छा होना है तो हमें ये पानी इस्तेमाल। देखिए, डिटॉक्स वाटर की अगर बात करें, देखिए ये सारे जो शशके हैं ना, ये तो शहर के हैं। ठीक है, जो हमारे विलेजर्स हैं, जो विलेज या जो बाकी एरियाज़ में लोग रहते हैं जिनके पास ये फैसिलिटीज़ नहीं, उनके पास तो सिर्फ खेत हैं, फील्ड्स हैं, फील्ड्स में कम्बर्स हैं और वेजिटेबल्स हैं। देखिए, पानी की बोतल लीजिए, उसमें अगर आप ऐड करना चाहते हैं, लेमन ऐड करना चाहते हैं, कम्बर्स ऐड करना चाहते हैं, नेचुरली आप अपना डिटॉक्स वाटर बनाएं, ठीक, उसको लें। अगर जी बिल्कुल, अब ब्रेक पे भी जाएंगे, ब्रेक से वापस आते हैं, हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहे हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है हेल्थ टॉक। वेलकम बैक टू द शो। और जैसे कि प्रोग्राम में शुरू में बता दिया था कि ख़वातीन और मर्द हजरात के लिए प्रोग्राम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उन्होंने ज़रूर देखना है। मर्दों पे भी बात करेंगे, लेकिन ख़वातीन के मसाइल काफ़ी ज़्यादा हैं और ख़वातीन जिस स्टेजेस से गुजर रही होती हैं उसको देखते हुए भी बातचीत करनी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, ख़वातीन अक्सर हम देख रहे होते हैं कि बिजनेस वीमेंस हैं तो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होती हैं अपनी ऑफिस की लाइफ में, सिटिंग का भी पोजिशन, और उसके साथ साथ देखते हैं कि 8-9 घंटे काम कर रही हैं, तो ऐसे में भी कॉन्स्टिपेशन, फिर उसके बाद यही बीमारी का सिलसिला। प्रेगनेंसी के लिए कितनी ज़्यादा जो हम देख रहे होते हैं कि खाने पीने की तो आपने जिस तरीके से हमने बात की, और ऐसी क्या वजूहात हैं जो कि चाहेंगे आपके इंस्ट्रक्शन दें उन ख़वातीन को जो कि प्रेग्नेंट होती हैं? देखिए, प्रेगनेंसी जो है एक बहुत ही क्रूशियल स्टेज होता है किसी भी फीमेल के लिए। उसकी लाइफ चेंज हो जाती है, बॉडी चेंज हो जाती है, इमोशनली डिस्टर्ब होती है हर लिहाज से। ठीक है, उसको मॉरल सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है, उसको इमोशनल सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है, सोशल सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है। उसके जो
सोशल लाइफ है वो रिस्ट्रिक्ट होकर रह जाती है। यूजुअली वो घर पर होती है, और घर पे भी क्या अपने रूम में होती है और बेड पर होती है, ठीक है। अब इसकी एक्टिविटी कम हो गई है, जब एक्टिविटी कम हो गई है तो बॉडी के अंदर चेंजेस भी आएंगे। आपने देखा फीमेल्स को डिप्रेशन भी हो जाता है इसके दौरान, ठीक है, मूड स्विंग्स भी हो रहे हैं, ठीक है, वो एक बिल्कुल अलग चीज़ है। इसके साथ हमारी बॉडी के अंदर आंतों की हरकत भी कम हो जाती है, ठीक है, उसके साथ पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। अच्छा, जब भी आपके घर पे, आई एम श्योर किसी हर घर पे ऑलमोस्ट, हर नहीं तो हर दूसरे घर में प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं, उनको अगर कोई भी उनको इमोशनल सपोर्ट करे, उनको हर लिहाज से इमोशनल सोशल सपोर्ट सब करें, उनकी डाइट का ख्याल रखें। अगर वो खुद दिल नहीं चाह रहा होता फीमेल्स का, यूजुअली बैठी हुई है, वाटर उठाने की हिम्मत नहीं होती, उनको वाटर दीजिए जितना दे सकते हैं, ठीक है। हाइड्रेट रखें अपने आप को, उनको वेजिटेबल्स दें, फ्रूट्स अगर वो कोई नहीं भी अवेलेबल आपके पास, ठीक है, अगर इमोशनल सपोर्ट या फिर आपके पास, हर किसी के घर में मदर इन लॉज और ये सब कुछ नहीं होते, लाइक सम पीपल आर ब्लेस्ड, लाइक आई एम ब्लेस्ड, आई हैव सो मेनी पीपल्स अराउंड मी। तो अगर नहीं है तो आप खुद से हिम्मत करें, अपने फ्रिज में या फिर अपने रूम में वेजिटेबल्स को ज़रूर रखें, हर रोज़ वेजिटेबल्स खाइए। फीमेल्स को प्रॉब्लम ये होता है इसके दौरान वॉमिटिंग्स शुरू हो जाती हैं, ठीक है, प्रेगनेंसी में, उसके साथ उनको डिहाइड्रेशन हो जाती है। वॉमिटिंग्स हैं तो एंटीएमेटिक्स लें, डॉक्टर के पास जाइए ताकि आपको डिहाइड्रेशन ना हो जाए। डिहाइड्रेशन हो जाएगी, बेबी कॉम्प्रोमाइज़ होगा, आंतें कॉम्प्रोमाइज़ होंगी, ब्लीडिंग होगी, तो फिर एक विशियस साइकिल चलता है, ठीक है, वो फिर आपको हेमराइड्स हो जाएंगे और एडवांस हो जाएंगे। इसके अंदर जब भी एक फीमेल हमारे पास आते हैं ना प्रेगनेंसी में, हमारे पास ट्रीटमेंट जो है बहुत लिमिटेड हो जाता है। वी कैन नॉट ऑफर बहुत सारी, जो हमने अभी बात की, मेडिकल मैनेजमेंट भी, सर्जरी भी नहीं ऑफर कर रहे होते, क्योंकि उस वक्त 2 लाइफ्स होती हैं। तो हमारा ये बिल्कुल ये होता है कि वंस यू गेट रिड ऑफ दिस, आपका बेबी डिलीवर हो जाए, देन इसको देखेंगे, तब तक चलाइए इसको। लाइक ऑइंटमेंट्स दे देते हैं। सिट्स बात करना पेशेंट्स के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, क्योंकि वो नीचे नहीं बैठ पाती, सिट्स बात नहीं ले सकती। तो उस तक पहुंचने से पहले ही अपने लाइफस्टाइल को वहाँ तक ना लेके जाने दें। सही, बेहतरीन, बिल्कुल बहुत अच्छी बात की। अच्छा, इसमें एक और चीज़ हम देख रहे होते हैं, आपने जिस तरह बात की कि ख़वातीन जो है वो डेली रूटीन में चेकअप ज़रूर कराएं, तो मैं वहाँ ये भी कहना चाहूँगा कि अगर ख़ास करके आपको ऐसी अलामात हैं, या वैसे भी जब आप बेबी को डिलीवर करने का जो है प्लान कर चुके हैं, आप प्रेगनेंसी की जो है वो स्टेज पर हैं, तो कोशिश कीजिए आप डॉक्टर ईसा लैब ज़रूर विजिट कीजिए। पैकेजेस भी बहुत अच्छे हैं, फैमिली फिजिशियन के ऊपर भी थोड़ी सी बात कर लेंगे, लेकिन यह है कि अगर आप चाहते हैं आपकी फैमिली हिस्ट्री उनके पास मौजूद हो, वो आपकी ट्रीटमेंट देखें, बहुत से लैब में मुख्तलिफ टेस्ट भी किए जा रहे हैं, बहुत मुनासिब कीमत में किए जा रहे हैं, तो आपने ज़रूर विजिट करना है। और इसके साथ साथ जो कंसल्टेंसी है वहाँ पे वो भी बहुत अच्छे तरीके से की जा रही है। मुख्तलिफ जो कंसल्टेंसी है वो फ्री भी हैं, तो आप जाके इसको अवेल कर सकते हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर साहबा, इसके अलावा मुझे बताएं कि ज़ाहिर एक तो ये सारा सिलसिला हम देख रहे हैं, हमने बात की थी कि हम पायल से बात करने के बाद हम कोशिश करेंगे जो कैंसर वाली सिचुएशन है, जो बड़ी अलार्मिंग, तो खैर ये पायल भी बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है, लेकिन ये कैंसर तक कैसे चले जाता है? ठीक है, देखिए होता क्या है कि जब भी पेशेंट एक आता है ना, ब्लड आ रहा है उसको, ब्लड इज़ वन ऑफ द सिम्टम ऑफ कैंसर, ठीक है। उसमें अगर फ्रेश ब्लड आ रहा है तो इसका मतलब हमारी आंत के ना कुछ हिस्से होते हैं, हमारे खाने की जो नाली स्टार्ट होती है फ्रॉम माउथ, गो टू दी ईसोफेगस, देन कम्स द स्टमक, एंड देन फिर छोटी आंत होती है, छोटी आंत के 3 पार्ट्स होते हैं, फिर लार्ज इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे जो लोअर एरिया वो रेक्टम और एनल एरिया। अब जो लार्ज इंटेस्टाइन है हमारी, फ्रॉम योर लार्ज इंटेस्टाइन से सीकम से लेके टिल एनल एरिया, इसमें क्या होता है, जब भी कोई पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम है, अल्सर है, कोई ग्रोथ है, पाइल्स भी है, तो इसके साथ फ्रेश ब्लड आता है, ठीक है। तो फ्रेश ब्लड, एंड एक और चीज़ होती है डाइवर्टिकुलोसिस हो जाता है। क्या होता है, आंत अलग से निकल आती है, उसके साथ भी फ्रेश ब्लड आ सकता है। तो जब भी फ्रेश ब्लड आया तो देयर आर सम थिंग्स, मतलब समथिंग इज़ हाइडिंग इनसाइड यू, तो यू हैव टू गो डॉक्टर के पास। अच्छा, ब्लड जब आ रहा है, अगर आपका वेट कम हो रहा है, ठीक है, आपकी भूख कम हो गई है, ठीक है, या फिर आप मॉर्निंग में उठे हैं तो आपको स्प्यूरियस डायरिया क्या होता है कि पेशेंट जब उठता है, कैंसर का पेशेंट स्पेशली, सुबह उसको वाटरी डायरिया होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसके बाद भी वो स्टूल कहेगा कि मैंने स्टूल कर लिया, लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी भी मैंने प्रॉपर स्टूल नहीं किया, कि अभी भी मुझे अर्जेंसी है, अर्ज है करने की, या उसको नीचे वाले एरिया में पेन है, या कोई चीज़ बाहर आ रही, कोई ग्रोथ है, तो ये सारी अलामत हैं कैंसर की, ठीक है।
और इसके बाद अगर हम एडवांस की बात करें, ये तो अर्ली स्टेजेस हैं, एडवांस स्टेजेस में जाके पेशेंट को बोन पेन स्टार्ट हो जाएगा, नर्व्स मुतासिर हो जाएंगी, ठीक है, उसकी भूख चली जाएगी, अगर उसके लीवर तक वो चला गया, लंग्स में जाएगा तो सांस फूलना शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहले वही, पहले आपकी हिस्ट्री होगी, फिर इसके बाद सिम्टम्स होते हैं, फिर एग्जामिनेशन होता है, इसके बाद ही पता चलता है कि व्हाट एक्चुअली दिस इज। बेहतरीन, बिल्कुल जी। इन तमाम चीज़ों से अगर बचना है तो आपने सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पानी एहतियात के साथ और ज़्यादा ही पीना है। आप कोशिश करें कि ज़्यादा पानी पिएं, इसके साथ साथ कोशिश कीजिए कि फ़्रेश सैलेड लें, इसके साथ साथ कोशिश करें कि एक मतवाज़न ग़िज़ा खाएं ताकि आप फ्रेश भी रहें और आपका बॉडी का निज़ाम भी सही रहे। अच्छा, अब हम बात करेंगे फिस्टूला पे, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फिस्टूला जो होता है लोगों को बल्कि पता ही नहीं होता पाइल्स क्या है, फिस्टूला क्या है। जैसे कि आपने पहले ही बताया, अब फिस्टूला पे आ जाते हैं, क्या ट्रीटमेंट है और एहतियात किस तरीके से करनी चाहिए? अच्छा देखिए, फिस्टूला क्या होता है, फिस्टूला बनता क्यों, पहले हमें ये पता होना चाहिए। एनल एरिया जो हमारा पूरा है, ठीक है, इसमें पेशेंट्स को अक्सर एब्सेसेस बन जाते हैं, दाने बन जाते हैं, ठीक है, वो लॉन्ग स्टैंडिंग अगर बैठे रहे हैं, कॉन्स्टिपेशन हो गई, उसके साथ एब्सेस बन जाते हैं। जैसे बहुत गर्मी थी, उन डेज़ में पेशेंट बहुत सारे आ रहे थे कि बैठा रहा हूँ मैं ऑफिस में, या फिर स्पेशली जो ऑफिस वाले हैं जो लॉन्ग स्टैंडिंग बैठे हैं, ड्राइवर्स हो गए, ठीक है, उनको ये एब्सेस बन जाते हैं, दाने बन जाते हैं, ठीक है। जब एब्सेस बनता है, एब्सेस आपकी आउटर स्किन के ऊपर है, बाहर वाले एरिया पर है, ठीक है, जब ये फट जाता है या तो ये खुद ही ठीक हो जाता है, एंटीबायोटिक्स, पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, एंटीबायोटिक्स खाता है, ठीक हो जाता है। अगर ये फट जाता है तो सम टाइम इसका आंत के साथ एक कनेक्शन बन जाता है, आंत और स्किन के दरमियान जब एक चैनल बन जाता है, इसको बोलते हैं फिस्ट्यूला, ठीक है। अब ये चैनल जो है बड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है। सम टाइम पेशेंट जब डॉक्टर के पास आता है, मेडिसिन मिल जाती है, ठीक है, मैं इस बात कर रही हूँ कि अगर वो सर्जन के अलावा बाकी डॉक्टर्स जो हैं उनके पास गए हैं, ठीक है। देखिए, हर किसी की स्पेशलिटी है, हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने ट्रीटमेंट खराब की है, हर किसी ने अपनी डोमेन में रह के ट्रीटमेंट करना होता है। एंटीबायोटिक्स खाता है, वो उसका ठीक हो जाता है, डिस्चार्ज खत्म हो जाता है, पेशेंट खुश हो जाता है, ओके मैं ठीक हो गया हूँ। 2-3 हफ्ते गुजरे या 2-3 महीने गुजरे, इसके बाद पेशेंट को दोबारा से डिस्चार्ज आना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो जो एक चैनल मौजूद है वो चैनल खत्म नहीं हुआ, ठीक है। ये होता ही तब है जब पेशेंट को एब्सेस बना हुआ है और एब्सेस के बाद एक कम्युनिकेशन बन गया। ये फिस्ट्यूला बहुत प्रॉब्लमैटिक होता है, इसकी ट्रीटमेंट भी सिंपल नहीं होती, क्योंकि ये जो आंत के साथ इसने कम्युनिकेशन बनाया, ये भी 2 तरह का होता है। या तो लोअर लेवल पे कम्युनिकेशन बना होता है जिसको लो लाइंग फिस्ट्यूला कहते हैं, या ये हायर लेवल पे बना होता है। लो लाइंग का तो हमारे पास मेडिसिन का ऑप्शन नहीं होता, अनफॉर्चुनेटली। इसमें हमें डायरेक्टली सर्जरी करनी होती है और वो पूरा उस एरिया को कट करना होता है, वो चैनल ही ख़त्म करना होता है, ठीक है। अब ये हाई लाइंग फिस्ट्यूला बड़े प्रॉब्लमेटिक होते हैं। इसमें हमें जो आंत का जो पूरा पॉटी वाले एरिया के ऊपर स्विंक्टर्स होते हैं, मसल्स होते हैं जो कंट्रोल कर रहे होते हैं कि पेशेंट को जब स्ट्रेन करे, जोर लगाए, सिर्फ उसी वक्त स्टूल आए, हमें उन मसल्स को बचाना होता है। इसके लिए हमें एक थेरेपी होती है, हम सीटोन्स डाल देते हैं, धागे डाल देते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है कि इसका लंबा ट्रीटमेंट चलता है, 2-2 महीने तक पेशेंट धागा खींचता है, पेनफुल होता है, गर्म पानी में बैठता है, और फिर इसके बाद जाके वो मसल्स कटते कटते फाइब्रोस होके वो बाहर आता पूरा प्रोसेस होता है और उसमें टाइम लगता है। एग्जैक्टली, और ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, उसकी लाइफ फाइनेंशियली डिस्टर्ब होता है हर लिहाज से, क्योंकि ये बहुत पेनफुल होता है। तो फिस्ट्यूला तो जब भी एब्सेस हुआ, एब्सेस एक ना बनने दें, छोटा सा उसी वक्त दिखाइए, उसी वक्त क्लीन करें, सिट्स बात लीजिए और वही फाइबर्स लें। बिल्कुल सही बात कह रही है। एहतियात जो है वो समझ ले इलाज से ज़्यादा बेहतर है, तो आपने एहतियात ज़रूर करनी है। बिल्कुल, हमारे पास वक्त बहुत ही कम है, मैं चाहूँगा आखिर में जाते जाते एक छोटा सा मैसेज जो हमारे ऑडियंस को देना चाहें। देखिए, एक तो मैंने कोशिश की है कि हम लोग सारे इस वक्त जो टॉपिक के ऊपर अच्छी खासी कवर कर लें। आई एम श्योर कुछ चीज़ें समझ आई होंगी। देखिए, गूगल ज़रूर कीजिए, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमें होता है पेशेंट को काउंसिल करते हुए, गूगल को। और ये जो होता है ना कि मैंने इससे मशवरा लिया, इसने कहा, इससे बचें। जब भी कोई भी अलामत आ रही है, छोटी सी भी आ रही है, क्योंकि जिस हम एनवायरनमेंट में रह रहे हैं ना, इट्स वेरी टॉक्सिक। अब ये मॉन्स्टर बन चुका है हमारे लिए, इसमें म्यूटेशंस हो जाते हैं, पेशेंट को कैंसर्स की जो रिस्क है इसीलिए बढ़ता जा रहा है। जब भी कोई सिम्टम आ रहा है, डॉक्टर के पास आइए, मुआयना करवाते हुए हेजिटेट ना हो, और कोई भी बीमारी है उसको डिस्कस कीजिए, क्योंकि इसमें शाये होने की ज़रूरत नहीं, बेहतरीन, बिल्कुल जी, ये एडवांस हो जाता है। बिल्कुल, आज के प्रोग्राम में इतना ही। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीक फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।